कोई बताएगा? नेटवर्किंग डिवाइस डिस्कस हो चुका था लास्ट क्लास में। नो सर। Networking device. These all are the hardware devices that are used to connect computers, printer, or electronic device to a network. These all are the networking devices. These all devices are responsible to transfer your data from source to destinations. Some devices are installed on your device, or some devices are installed outside of the device. These all are the external networks. So we can say two types of network: internal networks and external networks. So some of the devices are installed in on your device, just like a modem, an IC card, RJ45 connector. RJ45 connector is installed on a that particular wire medium, और जो LAN कार्ड होता है वहां पे हम उसको लगाते हैं. तो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता, लेकिन आपके सिस्टम से कनेक्टेड हो, जो वायर होती है उसको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर का यूज किया जाता है वो RJ45 होता है. और some external networking devices are the router, switch, gateway, etc. The first one and the most important one is NIC. कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी सब डिवाइसेस हैं, लेकिन हमारी एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, जिसको हम नेटवर्क एडाप्टर कार्ड भी कहते हैं. नेटवर्क एडाप्टर कार्ड भी कहा जाता है. इसको हम लोग कभी कभी इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, या फिर हम इसको लैन कार्ड भी कहते हैं. नॉर्मली जो हमारे सिस्टम में इसको यूज किया जाता है वो लैन कार्ड किया जाता है, जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं. किसी भी कंप्यूटर की, किसी भी वर्क स्टेशन की, किसी भी नोड की जो नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होना चाहता है, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो उस स्थिति में हर एक सिस्टम का एक अपना एड्रेस होता है, जिसे हम कहते हैं हार्डवेयर एड्रेस, या हम कहते हैं मैक एड्रेस. वो हार्डवेयर एड्रेस और वो मैक एड्रेस जो प्रोवाइड करता है वो यही एनआईसी प्रोवाइड करता है. दिस इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरनेट कार्ड और लैन कार्ड. और इसका दूसरा काम ये होता है कि ये डेटा को ट्रांसमिट करता है. ट्रांसमिशन का भी काम होता है. अगर आपको ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है उससे आप देख रहे हैं, अ पीसी यूज पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट data between its internal parts, whereas the media that connects this PC with other PCs uses serial transmissions. लेकिन देखिए, जब NIC टू NIC जो कम्युनिकेशन हुआ है वो सीरियली हो रहा है, लेकिन जो हमारे सिस्टम से NIC के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पैरेलल ट्रांसमिशन हो. तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो इस जो पर्टिकुलर पार्ट है लैन कार्ड, NIC या इंटरनेट कार्ड, इसका रोल आता है. और जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है तो हर एक डिवाइस का, मैंने बताया कि एक अपना हार्डवेयर एड्रेस होता है, वो भी मैनेज करने की जिम्मेवारी जो होती है वो इसी नेटवर्क एडाप्टर कार्ड की ही होती है. और वो हर एक सिस्टम को, हर एक डिवाइस को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर जो लोकल नेटवर्किंग डिवाइस है उस पैकेट को अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पर डिलीवर करने का काम करती है विथ इन अ नेटवर्क. ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, एक कैंपस और एक लैन की बात बता रहा हूं. अगर हमें एक लैन के अंदर कम्युनिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्किंग डिवाइस जस्ट लाइक अ स्विच, तो उस स्विच के पास जितने भी वायर कनेक्टेड हैं, अगर कोई पैकेट उसके पास आता है तो वो अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पर तभी भेज पाएगा जब उसको उसका हार्डवेयर एड्रेस पता होगा. जब आप कोई भी नई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उसके हार्डवेयर एड्रेस को अलॉट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इसी पर्टिकुलर एडाप्टर कार्ड की होती है. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज एनआईसी. दूसरी बात, RJ45. ये जो कनेक्टर होता है, यहां पर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, वहां पर हम ये वाला जो कनेक्टर है, दिस इज RJ45 कनेक्टर.
जो हमारे स्कूल में हम लोग जो नेटवर्किंग वायर यूज कर रहे हैं जो व्हाइट कलर की है, उसको हम इस वाले पर्टिकुलर कनेक्टर जैक के थ्रू इंसर्ट करते हैं कलर मैपिंग के साथ, और उसको हम लैन कार्ड में, ये जो मैंने सर्कल किया था अभी, ये पोर्शन यहां पर हम लगा देते हैं। तब ये वायर जो होती है वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस RJ45 कनेक्टर। दिस इज अ 8 वायर्ड कनेक्टर that is used to connect computers on local area network, especially Ethernet. अब हमारे दो काम हो गए, ये एनआईसी कार्ड का काम हो गया, हार्डवेयर एड्रेस प्रोवाइड करना, डेटा को सीरियली ट्रांसफर कराना। लेकिन डेटा सीरियली ट्रांसफर होके जाएगा कैसे? वायर के थ्रू होके जा रहा है। तो अगर वो वायर के थ्रू होके जा रहा है तो उसमें जो हम कनेक्टर यूज करेंगे अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए वायर को, वो होगा RJ45 कनेक्टर। लेकिन ये जो वायर्स होंगी वो जाकर एक जगह पर किसी नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट होंगी। दिस इज कॉल्ड हब। इस तरीके से आपने लैब में भी देखा होगा कि इस तरीके की एक मशीन आप लोगों की लैब में रखी हुई है, और ये जितने भी सिस्टम्स हैं वहां से जो वायर्स RJ45 कनेक्टर के थ्रू होके जा रही हैं, वो यहां पर RJ45 कनेक्टर के थ्रू ही इस हब से भी कनेक्टेड हैं। देखा है किसी ने लैब में? हाँ, किसी ने कंप्यूटर लैब में ऐसा बॉक्स देखा है ब्लैक कलर का? यस सर। उसके पीछे वायर्स लगी रहती हैं, हाँ है ना? यस सर। हाँ, चेरो सलेमपुर में पार्थ यस सर। यस सर। देखा है? यस सर। अच्छा, जो बॉक्स होता है उसके पीछे भी एक व्हाइट कलर का कनेक्टर होता है जिसमें वायर लगी होती है, वो देखा है कनेक्टर पार्थ? यस सर। सिस्टम के पीछे जो कनेक्टर लगा होता है वो देखा है? वही कनेक्टर जो होता है वो हमारा RJ45 कनेक्टर होता है। तो उस कनेक्टर के थ्रू हम हब से कनेक्ट करते हैं। लेकिन हब क्या है, कैसे वर्क करता है? देखिए, हमारे पास अगर मान लीजिए 10 सिस्टम है तो 10 वायर्स होंगी जो हमारे सिस्टम से उस पर्टिकुलर नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट होंगी। तो कम से कम हमें वहां पर 10 पोर्ट तो मिनिमम चाहिए, ताकि उन 10 वायर्स को RJ45 कनेक्टर की हेल्प से हम उस हब से उस कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें, यानी सारे के सारे कंप्यूटर्स उस पर्टिकुलर नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट हो जाएं। इसीलिए जो हमारा हब होता है वो नंबर ऑफ पोर्ट्स में आता है। जैसे 4 पोर्ट का हब होगा तो वो 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है, 8 पोर्ट का हब होगा तो वो 8 कंप्यूटर्स को कर सकता है, इसी तरह 12, 24, 48 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास जो हब है लैब में वो 48 पोर्ट्स का, यानी हम एक बार में 48 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 ही कंप्यूटर है तो आप 10 कर दीजिए, रेस्ट खाली रहेगा, रेस्ट पोर्ट हमारे पास खाली रहेगा। तो ये तो हो गई इसकी फंक्शनैलिटी की बात। लेकिन हब का जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए केमिस्ट्री लैब से आपने कोई डेटा भेजा कंप्यूटर लैब में, तो केमिस्ट्री लैब में जो वायर कनेक्टेड होगी वो अपनी नेटवर्किंग डिवाइस के पास उसको भेजेगी, और उसकी नेटवर्किंग डिवाइस अप्रोप्रिएट हब के पास उस डेटा को ट्रांसफर कर देगी, जो हब उससे रिलेटेड रहेगा, या उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देगी अगर वो हब होगा तो। हब के केस में क्या होता है कि हब के पास जब भी कोई डेटा इन फॉर्म ऑफ पैकेट या इन फॉर्म ऑफ डेटा आता है तो वो क्या करता है, उस पैकेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब जितनी वायर उससे कनेक्टेड है उन सबके पास उस पैकेट को भेज देगा, और जब वो पैकेट सबके पास जाएंगे, रिस्पॉन्ड वही करेगा जिससे वो पैकेट रिलेटेड होगा, और बाकी लोग उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे। ब्रॉडकास्ट द पैकेट टू ऑल द कनेक्टेड नोड्स, और जो रिलेटेड नोड होगा जिससे वो पैकेट रिलेट होगा वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी जितने होंगे वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, इससे आपका नेटवर्क विड्थ ज्यादा यूज हो रही है, आपके जो पैकेट जा रहे हैं वो हो सकता है कि किसी अनऑथोराइज्ड होस्ट के पास चले जाएं जिससे वो पैकेट रिलेटेड ना हो। तो ये है इसकी फंक्शनैलिटी करने का तरीका। व्हेन अ हब रिसीव अ सिग्नल ऑन इट्स पोर्ट, इट रिपीट्स द सिग्नल एंड फॉरवर्ड दैट सिग्नल फ्रॉम ऑल द पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट ऑन विच द सिग्नल अराइव। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब दो तरीके के हमारे पास हब होते हैं। एक हब होता है हमारा पैसिव हब,
जो केवल जिसका काम होता है कि सिग्नल आए और उसको वो फॉरवर्ड कर दे। उसको ये मतलब नहीं है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है सिग्नल में, सिग्नल डिस्टॉर्टेड है, सिग्नल में अनवांटेड सिग्नल्स हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिंपली सिग्नल को लेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा, जिस फॉर्म में वो रिसीव करेगा उसी फॉर्म में फॉरवर्ड कर देगा। दिस टाइप ऑफ हब इज कॉल्ड पैसिव हब्स। बट एक्टिव हब भी सिग्नल को फॉरवर्ड ही करता है, लेकिन वो पहले एक क्वालिटी चेकिंग करता है। हो सकता है सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया हो, तो वो उसको मैग्नीफाई कर देगा या फिर वो उसको एम्पलीफाई कर देगा विद द हेल्प ऑफ सम एम्पलीफायर्स, और फिर वो उस डेटा को ट्रांसफर करेगा। मतलब वो उसको कुछ एडिशनल सप्लाई भी प्रोवाइड करता है ताकि वो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो वीक ना हो पाए या एम्पलीफाई हो जाए। तो दिस इज टू टाइप ऑफ हब्स। दिस इज कॉल्ड पैसिव हब एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव हब। बेस्ड ऑन पोर्ट टाइप, पोर्ट के आधार पर हम दो तरीके के हब्स करते हैं। एक होता है इथरनेट हब, एक होता है कॉम्बो हब। इथरनेट हब जो होता है, ऑल द पोर्ट्स, इसमें जितने भी ये वाले जो पोर्ट हैं कंप्यूटर में, जो पीछे, अरे सॉरी, हब के अंदर जो पोर्ट्स हैं, वो सारे के सारे पोर्ट्स RJ45 कनेक्टर के लिए रिजर्व होते हैं। उसमें केवल RJ45 कनेक्टर ही लग सकता है। लेकिन जो कॉम्बो हब होता है उसमें RJ45 के अलावा और दूसरे टाइप के भी पोर्ट्स मौजूद होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हब है जिसके अंदर आप RJ45 कनेक्टर भी यूज कर सकते हैं और एक छोटा सा दूसरा कनेक्टर भी बना हुआ है उसे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके के जिसमें एक सारे RJ45 हो वो केवल ईथरनेट या लैन हब कहलाता है, और जिसमें दूसरे भी हमारे पास पोर्ट्स मौजूद हों जिसमें हम दूसरे टाइप का डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारा कॉम्बो हब कहलाता है। अब बात आती है स्विच की। स्विच जो है वो भी एक हब है। स्विच इज ऑल्सो अ हब। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से 4, 8, 12, 24, 48, 64 इस तरह के नंबर ऑफ पोर्ट्स में अवेलेबल होता है, लेकिन ये एक स्मार्ट डिवाइस है। हब जो है वो स्मार्ट डिवाइस नहीं है। इसके पास अपने स्विचिंग डिसीजंस होते हैं जो इसके अंदर लगी हुई आईसीज के कारण, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें लगे होते हैं, जिससे ये कुछ सेल्फ डिसीजन भी ले सकता है। ड्यू टू switching decision, switch sends the signals to पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ओनली, जिससे वो सिग्नल रिलेटेड है। अब ये चीज कैसे डिसाइडेड होगी कि ये सिग्नल उसी से रिलेटेड है? ये उसके हार्डवेयर एड्रेस से पता लगेगा। और हार्डवेयर एड्रेस कौन देता है? एडाप्टर कार्ड देता है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो सबका हार्डवेयर एड्रेस उसके पास पहले से मौजूद है। उसे पता है कि कौन से पोर्ट से कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो जो डेटा उसके पास आएगा वो उसको उसी पोर्ट से पर्टिकुलर कनेक्ट करेगा जिस हार्डवेयर एड्रेस से वो डेटा रिलेटेड कर रहा है, बाकियों को वो नहीं करेगा। और ये जो फैसिलिटी वो परफॉर्म करता है वो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिससे वो स्विचिंग डिसीजंस ले सकता है कि मैं पैकेट को किसके पास ट्रांसफर करूं। सिंपल। हब ब्रॉडकास्ट करता है और ये अप्रोप्रिएट नोड के पास भेजता है। तो अगर हब और स्विच में कोई दिक्कत हो तो पूछिए। हब और स्विच में कोई प्रॉब्लम हो किसी को? हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अच्छी बात। मॉडम। मॉडम इज रिस्पॉन्सिबल। मॉडम जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एमओ और डीईएम। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीईएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का काम है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेशन का काम है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। इट मींस मॉडम इज a networking device. It is responsible to perform analog signals into a digital signals and digital signals into a analog signals. That is done with the help of modulator and demodulator. इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की जरूरत पड़ती है। आप ध्यान से देखिए, जब जो हमारी एनालॉग वेव्स होती हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, वो कुछ इस तरीके से होती हैं। इसके एम्पलीट्यूड जो होता है वो रेगुलर इंटरवल पे वेरी करता रहता है। लेकिन अगर हम उसको
डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो डिजिटल फॉर्मेट में उसकी वैल्यू केवल या तो 0 होगी या 1 होगी। आप ध्यान से देखिए, इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू या तो 1 है नहीं तो 0 है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन का 1 है नहीं तो नेगेटिव डायरेक्शन का 1। लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो कई रेंजेस में वेरी कर रही है। तो ये हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल, ये हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। इसको इस पोर्शन में कन्वर्ट करना और फिर वापस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, यही इसका काम होता है। जब आप एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में सेव होता है। आप सबको पता होना चाहिए डिजिटल फॉर्मेट का मतलब है इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। लेकिन जो मॉडेम होगा वो उसको फिर कन्वर्ट करेगा, टेलीफोन लाइंस के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करेगा, और फिर जो दूसरा मॉडेम होगा उसको फिर वो वापस कंप्यूटर की उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिसमें वो समझता है, और वो फिर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होता है, दिस इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दैट इज डन विद बाय द मॉडेम। नेक्स्ट, रिपीटर। नेटवर्क के अंदर रिपीटर का सबसे बड़ा रोल है। रिपीटर का काम होता है सिग्नल, जब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है रिपीटर और एक होता है एम्पलीफायर। कोई मुझे बताएगा एम्पलीफायर का काम क्या है? सर सर उसके एम्पलीट्यूड को अगर एम्पलीट्यूड को डिक्रीज, बढ़ाना। हाँ, एम्पलीट्यूड जो बढ़ा देता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड को आपका बढ़ा देगा, लेकिन कैसे बढ़ाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल दीजिए मुझे रियल वर्ल्ड में कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा हो। कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल है आपके पास? सर हम लोग के स्कूल में जो यूज होता है, सर जब प्रेयर हाँ होती है तो सर हाँ, जो अब हमारी कोनिकल शेप का जो प्रेयर होती है और सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट को भी सर, हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। यस तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो हमारे सिग्नल को केवल एम्पलीफाई करती है। लेकिन ध्यान रहिए, अगर मान लीजिए तेज हवा चल रही हो, वाइंड हो, और उसका भी जो अनवांटेड सिग्नल हो, अगर वो हो तो वो भी आपको सुनाई देगा। या कोई डिस्टॉर्शन हो, सिग्नल कहीं से कट रहा हो, या कोई नॉइस हो, उस केस में भी आपको वो अनवांटेड सिग्नल्स सुनाई देंगे। ये काम एम्पलीफायर करता है, एम्पलीफायर करता है वो। लेकिन लेकिन जो हमारा रिपीटर होता है, रिपीटर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। रिपीटर का काम ये होता है कि जो सिग्नल ओरिजिनल स्ट्रेंथ में जो ट्रांसफर किया गया था, बिल्कुल उसी स्ट्रेंथ में उस सिग्नल को रीजनरेट कर देना, सिग्नल को रीजनरेट करना ओरिजिनल फॉर्म में, और फॉरवर्ड करना सिग्नल को विथ सम मोर पावर। एम्पलीफायर का काम केवल एम्पलीट्यूड को मैग्नीफाई करना है। लेकिन यहां पर अगर सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो गया है, मान लीजिए हमारा जो सिग्नल है वो एक्चुअली ये था, और वो जो पहुंचा है वो ये पहुंचा है, एक तो इसकी स्ट्रेंथ भी वीक हो गई है और थोड़ा सा ये यहां से डिस्टॉर्टेड भी हो गया है। तो इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो जिम्मेवारी होगी वो हमारी रिपीटर की होगी। स्ट्रॉन्ग सिग्नल में हमारे कन्वर्ट करने की जो जिम्मेवारी होगी वो रिपीटर की होगी। और इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर केबल टीवी का जो कनेक्शन होता है, उसमें जो वो वायर होती हैं वो एक डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, या ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, वहां से जो कनेक्शन आपके घर पे आ रहा है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है, उसके थ्रू होके कनेक्शन आता है। वो जो डिवाइस आपको दिखती है, दिस इज एम्पलीफायर, अरे सॉरी, दिस इज रिपीटर, जिसका काम यही है कि अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो रही हो तो उसको वापस कन्वर्ट कर दे, या सिग्नल को मोर पावर सप्लाई के साथ सेंड करे। दिस इज योर रिपीटर, दिस इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राउटर। अब तक मैंने जो भी आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स एक कैंपस के अंदर थे, एक बिल्डिंग के अंदर थे। उसको हम, उन सभी चीजों को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एरिया में रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर हम स्कूल से बाहर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उससे मैं बाहर कम्युनिकेट करना चाहता हूं, तब इसका रोल आता है, राउटर। राउटर, रूटर, जो भी आप इसे कहिए, इसका मेन काम ये है कि पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक या नेटवर्किंग डिवाइस से होके गुजरना पड़ता है। इस पर्टिकुलर नेटवर्किंग डिवाइस के पास एक टेबल होती है, उस टेबल में इससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स होते हैं उन सबका
इंफॉर्मेशन होता है कि वो किस नोड से कनेक्ट होगा तो वो उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है और आपको उसकी लोकेशन नहीं पता है, तो आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंच के जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो वहां पे किसी से आप पूछते हैं, तो वो आपको बताता है कि यहां से राइट चले जाइए फिर लेफ्ट चले जाइए। बिल्कुल रूटर का काम भाई। रूटर को ये नहीं पता है कि आप किस प्रोस्पेक्टिव से जा रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, आपका एक्चुअल पैकेट में जो कंटेंस है डेटा का, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो केवल आपके हेडर को रीड करेगा और हेडर के अंदर वो ये चेक करेगा कि वो डेटा कहां से आया है और कहां पे जाना है। तो अगर किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का पर जाने के उसके पास लिंक नहीं है तो वो नियरेस्ट डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड कर देगा पैकेट। फिर जब वहां पर उस पर्टिकुलर डिवाइस के पास पहुंचेगा तो वो फिर दोबारा सोर्स और डेस्टिनेशन चेक करेगा। हाँ, वो देखेगा कि अगर उसके पास पॉसिबल पाथ है तो फिर वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज वो नियरेस्ट डेस्टिनेशन के पास भेज देगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक वो पैकेट अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। और ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म होता है वो राउटर में होता है। राउटर एक स्मार्ट डिवाइस है और ये इसकी जो टेबल्स होती हैं वो रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि हो सकता है उसके पास जो पाथ अवेलेबल हो वो पाथ या तो डिलीट हो गया हो या अपडेट हो गया हो। तो हर एक डेटा ट्रांसमिशन के दौरान वो नई इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल के अंदर रेगुलरली अपडेट करता रहता है। और इसमें वो जो पाथ चूज करता है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ। ऑप्टिमल पाथ मतलब एक जगह जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उसमें से वो बेस्ट रास्ता आपके लिए चूज करता है जो उसके टेबल के अकॉर्डिंग होता है। और अगर मान लीजिए कोई पैकेज उससे भी शॉर्टकट रास्ते से चला गया, तब वो अपने डेटा को अपडेट कर लेगा और उस पर्टिकुलर पाथ को अपनी टेबल में अपडेट कर लेगा। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने का काम होता है राउटर। जब आप कोई भी एक पैकेज एक ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन में भेजते हैं तो उसको बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस से होके गुजरना पड़ता है। हर एक नेटवर्किंग डिवाइस के पास जब पैकेट पहुंचता है तो यस, वो आपके पैकेज को मॉनिटर कर सकता है, ये देख सकता है कि आपका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। अगर मुझे किसी का ट्रैफिक मॉनिटर करना है, मुझे ये देखना है कि वो रेगुलरली किस वेबसाइट्स को विजिट कर रहा है या वो रेगुलरली कहां डेटा सेंड कर रहा है, तो मैं एक डमी राउटर लगा सकता हूं जो मेरे को कम से कम मेरी रेगुलरली ये इंफॉर्मेशन तो मेंटेन कर ही लेगा कि आपके पैकेज रेगुलरली किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो इसके लिए आप दूसरे कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आप डेडिकेटेड पाथ डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा डेटा जो है वो इसी पाथ से होके जाए। उसके बहुत सारे सर्वर्स हैं, उनकी हेल्प से आप अपना पाथ भी डिसाइड कर सकते हैं, ऑप्टिमल पाथ, कि मेरा जो पैकेज है वो इस पर्टिकुलर सिक्योर्ड लाइन के थ्रू ही ट्रेवल करे, अनऑथराइज लाइन के थ्रू ट्रेवल ना करे, ताकि कोई ये मॉनिटर ना कर पाए कि मेरा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है और किससे हो रहा है। तो अगर आप अपने हेडर को भी ब्लॉक करना चाहते हैं एक्सेस से तो भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ राउटर। गेटवे, a gateway is a networking device that is capable to convert the protocols of two different network architecture। अगर मान लीजिए एक नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो वायरलेस है और दूसरी वायर है, और उन दोनों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे, वहां प्रोटोकॉल्स वर्किंग अलग है, यहाँ प्रोटोकॉल्स अलग है, मतलब उनका रूल्स रेगुलेशंस वर्किंग का अलग है, इनका रूल्स रेगुलेशन अलग है। तो डिसिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, डिसिमिलर टाइप के आर्किटेक्चर को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारी डिवाइस यूज होती है वो कहलाती है गेटवे। हब वर्सेस स्विच, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है, पैकेज जो होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, वो डेटा को उसी पर्टिकुलर फॉर्म में करते हैं। स्विच और राउटर, स्विच जो होता है वो हार्डवेयर एड्रेस को यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। मैं मेन एडवांटेज बता रहा हूं, मेन वर्किंग क्राइटेरिया बता रहा हूं। स्विच जो होगा वो केवल हार्डवेयर एड्रेस को यूज करेगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होगा हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को ट्रांसफर करेगा। और राउटर जो होगा या रूटर होगा वो केवल और केवल आईपी एड्रेस, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो हर एक डिवाइस का यूनिक होगा। मैं जिस सिस्टम से आपको पढ़ा रहा हूं उस समय मैं जिस सिस्टम में जो आईपी यूज कर रहा हूं वो फिक्स है, वो फिक्स आईपी है। आप अगर किसी सिस्टम का आईपी देखना चाहें तो मुझे कोई बताएगा क्या कमांड होती है? अगर आप किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना चाहें
हाँ, आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। सर पता नहीं। देखिए बता रहा हूँ। मुझे अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना है। ये सब कमांड्स आपके सिलेबस में हैं, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ध्यान से, सॉरी। हाँ, मैंने एक कमांड रन कराई और अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। ये देखिए, ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.7। दिस इज माय आईपी एड्रेस जिससे मैं कनेक्टेड हूं। ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। और आपको मैं बता दूं क्या है, ये देखिए, ये जो पोर्शन है, दिस इज, इसमें भी दो वर्जन होते हैं। आईपी के भी दो वर्जन होते हैं। ये देखिए आप लोग, अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। IPv4, IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन है, एक वर्जन 4 है और एक वर्जन 6 है। तो अगर आप अपने सिस्टम में अपने आईपी एड्रेस को चेंज करना, चेक करना चाहें, तो उसके लिए कमांड होती है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िगरेशन करके आप ये देख सकते हैं कि आपके सिस्टम किससे कनेक्टेड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट होना है। ध्यान से देखिए आप लोग, सब लोग। ये है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। मतलब मैंने जब उससे साइट से कनेक्ट होना चाहा, तो उसने उस साइट से कनेक्ट करने के लिए पहले इस सर्वर से रिक्वेस्ट किया। और इस सर्वर से रिक्वेस्ट करने में देखिए, ये 4 स्टेप्स हुए जो पैकेट्स ट्रांसफर हुए एक दूसरे से। और उसके बाद हमने यहां से 4 पैकेट भेजे और वहां से 4 पैकेट रिसीव हुए और कोई पैकेट की लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब एक हैंडशेक हुआ इन बिटवीन माई सिस्टम एंड गूगल सर्वर। और अगर आप गूगल का आईपी एड्रेस देखना चाहें तो ये देख लीजिए, ये है 216.58। और ये कोई फिक्स नहीं है, गूगल के बहुत सारे अल्टरनेट सर्वर्स हैं। मेरी जो रिक्वेस्ट गई है वो नियरेस्ट सर्वर के पास गई है। हो सकता है आप अपने सिस्टम में अगर इसी कमांड को रन कराएं तो यहाँ पर कोई दूसरा एड्रेस दिखाई दे। गूगल के बहुत सारे डीएनएस सर्वर्स हैं और बहुत सारे उसमें डीएनएस सर्वर तो एक है, बहुत सारे एड्रेसेस, बहुत सारे आईपीज हैं। आप जब चेक करेंगे तो हो सकता है अगली बार वो कुछ दूसरा दिखाई दे। तो इस तरीके से हम पैकेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं बार बार। और भी बहुत सारी कमांड्स हैं, लेकिन इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आई सबको? हाँ, यस सर। समृद्धि, यस यस सर। यस सर। समझ में आया जो बताया अभी? यस सर। ये सर इससे होगा क्या जब हम लोग गूगल से कनेक्ट होंगे? जैसे मैंने अभी अपने आपके सिस्टम में यहां पर मैं लिख रहा हूं www.google.co.in। ठीक है, ये तो हमारी वेबसाइट खुल गई। ये इसका आईपी एड्रेस है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक वेबसाइट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। ये देखिए, आप लोग अगर ध्यान से देखें, अभी मैंने जो किया है, मैंने उस एड्रेस को कॉपी किया और एंटर किया, तो भी मेरी यही वेबसाइट खुलेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस है। हर एक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस है। आप चाहें तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट, हम लोग नाम क्यों यूज करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस ऑफ एवरी वेबसाइट। क्योंकि हर एक वेबसाइट का एक अलग आईपी एड्रेस हो सकता है, या वो दूसरे पे स्विच कर सकता है, या उसमें मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे अल्टरनेटिव सर्वर्स हैं, तो इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक डीएनएस नेम लिखा, डोमेन नेम लिखा, जो फिक्स है। अगर हमें कोई पोर्टल को एक्सेस करना है तो हम उस पोर्टल के थ्रू, उस पर्टिकुलर नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप
अगर चाहें तो उस वेबसाइट का एड्रेस कन्वर्ट करिए, और उस पर्टिकुलर एड्रेस को भी अगर आप वहां पे टाइप करेंगे तो भी वो वही वेबसाइट को ओपन करेगा, क्योंकि ये जो एड्रेस कन्वर्जिंग मैकेनिज्म है वो डीएनएस ऑटोमेटिकली कर देता है, जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन। वो ऑटोमेटिकली हमारे एड्रेसेस को कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, अभी हम लोग आगे इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। इसके बारे में बता चुका हूँ, राउटर कैसे वर्क करता था, गेटवे कैसे करता है, इसमें डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हैं। वाईफाई कार्ड्स, कोई बताएगा वाईफाई कार्ड क्या होते हैं? आप लोग तो यूज करते हैं। व्हाट इज वाईफाई कार्ड्स? आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ के बता दीजिए। सर मीन्स कि सर एक ऐसा कार्ड होता है सर जो हमारे डिवाइस को सर इंटरनेट से कनेक्ट करता है सर, वायरलेस। जो आप वायरलेस कार्ड्स यूज करते हैं उनको कनेक्ट करता है, ओके। और कौन सा ट्रांसमिशन यूज करता है? सर रेडियो वेव। So radio wave. इसके लिए अब आपके पास जो आपकी डिवाइस है उसके पास आपके वाईफाई रिसीवर्स होने चाहिए। यानी हमारे पास अगर ऐसा फोन है जिसमें वाईफाई रिसीवर नहीं है तो हम उस वाईफाई सिग्नल को कैच नहीं कर सकते। और आजकल जितने भी सेल फोन्स आ रहे हैं उन सब में वाईफाई कार्ड्स होते हैं। अगर वो वाईफाई कार्ड खराब हो जाए तो आपके सेल में वाईफाई सिग्नल्स को वो कैच नहीं कर पाएगा, वो पर्टिकुलर कार्ड को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आजकल वाईफाई कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे जो पर्टिकुलर चिपसेट होता है उसके साथ इनबिल्ट आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वाईफाई कार्ड जब जलता है तो पूरे बोर्ड को जला देता है, क्योंकि अगर ओवर हीट हो गया तो वो पूरे बोर्ड को जला देगा। और यही कारण है कि कभी कभी हमारा सिस्टम जो होता है वो डेड पड़ जाता है। वो सब इसी रीजंस की वजह से बनता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि वाईफाई कार्ड्स को अब अलग से लगाने लगे जो हमारे सिस्टम्स हैं, या फिर वो अलग से एक्सटर्नली बाहर लगा होता है और हमारी डिवाइस से बस कनेक्ट होता है। तो ये सब चीजें हैं। ऑब्वियस सी बात है, वाईफाई पर्टिकुलर करने के लिए उसकी एक रेंज होगी, एक पर्टिकुलर एंटीना होगा जो उस सिग्नल को कैच करेगा, आपके वहां तक पहुंचाएगा, फिर वहां से डेटा ट्रांसमिट होगा, ये सब चीज। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। आप जो नेटवर्क स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, आपके लैब में जो सारे सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म हैं, वो क्या हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, उनको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। सर ब्रिज के बारे में नहीं बताएंगे? क्या, सॉरी? सर ब्रिज। ब्रिज, ब्रिज भी बताएंगे, हाँ ब्रिज है। अभी ब्रिज का एक एग्जांपल है, मैं अभी आपको, चूंकि इस पीपीटी में शायद नहीं था इसलिए हमने नहीं दिखाया, ब्रिज के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। वो भी एक तरीके से एक नेटवर्किंग डिवाइसेस ही है। रुकिए अभी आपको मैं एक ब्रिज की स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। कैसे वर्क करता है। कोई इमेज मैं चाह रहा था कि ब्रिज की मिल जाए ताकि आपको उसका वर्किंग दिखा दें। खैर यहाँ तो ब्रिज की डेफिनेशन लिखिए कि बेसिकली ये ब्रिज जो होता है वो सबसे जो सेकंड लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर, उस पर अप्लाई किया जाता है। ए ब्रिज इज अ रिपीटर। आप ब्रिज को बिल्कुल उस तरीके से समझिए जैसे, एक मिनट, ये एक ब्रिज है और इस साइड का नेटवर्क है और इस साइड का नेटवर्क। जैसे नॉर्मल ब्रिज होता है, यहाँ का भी ट्रैफिक यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ से भी यहाँ का ट्रैफिक कर रहा है, तो उसको सिस्टमैटिक मूवमेंट प्रोवाइड जो करता है वो यही करता है। उसी के बारे में यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ ब्रिज इज अ रिपीटर which add on the functionality of filtering content by reading the MAC address of the source
एंड द डेस्टिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पैकेज आया और इस पैकेज के पास एक एड्रेस है जो इस पर्टिकुलर ब्रिज को क्रॉस करके इस साइड में है। तो वो क्या करेगा, पहले उसके मैक एड्रेस को चेक करेगा और चेक करने के बाद उसको इस पे रूट कर देगा। लेकिन अगर उसको उसका एड्रेस जो है वो इस साइड में नहीं है, जो मैक की लिस्ट है उसके पास वो यहां पर अगर मौजूद नहीं है, इस साइड में नहीं है, तो फिर वो उस पैकेज को वहां से क्रॉस करने नहीं देगा। ब्रिज का काम केवल ये है कि मैक एड्रेसेस को फिल्टर करना ऑन द बिहाफ और सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस। यही चीज इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। A bridge is a repeater which add on the functionality of the filtering contents by the reading the MAC address of the source and destination. It is also used to interconnecting two LANs on the same protocol. I repeat, on the same protocol. एक जैसी आर्किटेक्चर हो, एक जैसा प्रोटोकॉल हो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए। गेटवे क्या होता था, टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स के लिए हम गेटवे को यूज करते थे, और ब्रिज को सेम टाइप ऑफ के लिए एक जैसा। जैसे एक दो लाइन है, एक लाइन आपका नीचे है और एक लाइन ऊपर वाली लाइन, उन दोनों को अब आप कनेक्टेड करने के लिए भी उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां दोनों में जो आर्किटेक्चर है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सेम। क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटवे? तो आप गेटवे बता देंगे, डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। और ये अब इसमें भी दो तरीके के ब्रिज होते हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको एक डायग्राम दिखा दूं, तो कल दिखाते हैं इसको, एक डायग्रामेटिक पोर्शन में आपसे डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको जो वीडियोस भेजे थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज बताया था, उसमें यही सब चीजें बताई थी कि कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, अगर डेटा लॉस होता है तो उसको दोबारा कैसे हम लोग रीसेंड करते हैं। ठीक है सर मैक एड्रेस आईपी एड्रेस से डिफरेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। मेरे सिस्टम जो है उसका भी एक मैक एड्रेस। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने सिस्टम का मैक एड्रेस देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल का मैक एड्रेस चाहें तो अपने मोबाइल में अबाउट अस होता है एक जगह, तो वहां पर जाके अबाउट फोन में अगर आप देखेंगे तो नीचे आपके मशीन का एक हार्डवेयर एड्रेस दिखाएगा। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, मे भी वर्क कर जाए तब। 192 सर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन डिस्प्ले, वन सेकेंड। मैं भी दिखाता हूँ कि मैक एड्रेस होता क्या है आप लोगों को, जो आपने क्वेश्चन पूछा। मैं अपनी डिवाइस का भी मैक एड्रेस दिखा सकता हूँ, लेकिन इस समय मेरा जो वाईफाई कनेक्शन है, मैं जो वाईफाई कनेक्शन यूज कर रहा हूं उसको मैंने ओपन कर दिया आपके सामने। देखिए इस हार्डवेयर का ये पर्टिकुलर ये एक एड्रेस दिखा रहा है। अब देखिए अगर मैं नेटवर्क पर जाऊं, वन सेकेंड, आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे, दिखाई दे रही है स्क्रीन सबको? यस सर। ये देखिए यस सर। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, समृद्धि हार्डवेयर एड्रेस और यस सर। आईपी एड्रेस। यानी मेरे इस पर्टिकुलर वाईफाई से 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइसेस कनेक्टेड है, और 7 डिवाइसेस कनेक्टेड है, और उन 7 डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस है वो देखिए अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। सबका आईपी एड्रेस आपको अलग अलग दिखा रहा है, और सबका हार्डवेयर एड्रेस यानी उस मशीन का जो एड्रेस है वो भी दिखा रहा है, यहां सबका है। तो आप अपने सिस्टम से देखिए, अब इसमें कनेक्शन की टाइप भी लिखी हुई है। मेरे पास दो कनेक्शन है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का, एक 5 गीगाहर्ट्ज का। तो 5 गीगाहर्ट्ज से जो मेरे कनेक्शंस हैं वो इस समय इनएक्टिव मोड में है, मतलब वो दोनों अभी डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं है, और जो जो एक्टिव है उनका भी स्टेटस दिखा रहा है। तो जिस राउटर से आप कनेक्ट होते हैं उसका एक आईडी पासवर्ड होता है, उसको आप ओपन करने के बाद आप उसका ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस को चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस आपसे कनेक्ट है। अगर मैं ये चाहूं कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस जिसको मैं यूज कर रहा हूं उसको ब्लॉक करना चाहूं, तो इस हार्डवेयर एड्रेस के आधार पर मैं इसको कॉपी करूंगा और अभी सिक्योरिटी में जाके ब्लॉक कर दूंगा। तो अगर वो मेरा पासवर्ड जानता भी होगा तो भी डेटा को ओपन नहीं कर पाएगा। तो वो जो ब्लॉकिंग होगी वो इस
हार्डवेयर एड्रेस के आधार पर होगी। लेकिन अगर वो अपनी डिवाइस को बदल दे, अपना सिम मतलब अपना डिटेल्स दूसरे डिवाइस से लॉगिन करे, तब अगर वो पासवर्ड को एक्सेस करेगा तो कर सकता है, क्योंकि उस समय इसका हार्डवेयर एड्रेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसमें जो ये हार्डवेयर एड्रेस होता है, इसमें जो शुरू का मैं हाईलाइटेड पोर्शन कर रहा हूं, ये इसके मैन्युफैक्चर यूनिट के बारे में बताता है। और ये जो बाद वाला है, ये इसका यूनिक एड्रेस। जैसे किसी पर्टिकुलर फर्म ने उसको बनाया है, तो उसके लिए वो एक अपना स्पेसिफिक कोड देता है। ये वो स्पेसिफिक कोड हो सकता है सबके लिए कॉमन हो, मे बी, लेकिन ये जो सीरियल नंबर होगा वो अलग अलग होगा सब। दिस इज योर हार्डवेयर एड्रेस। मैं अपने सिस्टम का भी आपको हार्डवेयर एड्रेस बता सकता हूं, जिस सिस्टम को मैं ऑपरेट कर रहा हूं। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि यहां पर मेरे पास बहुत सारे हार्डवेयर एड्रेस और बहुत सारे आईपी एड्रेसेस। कनेक्शन एक है, लेकिन जो डिवाइसेस उससे कनेक्टेड हैं उन सबका देखिए अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है। इसको कहते हैं हम सबनेटिंग। ठीक है। यस सर। हाँ, और कुछ पूछना हो किसी को?